तो कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी की जो किताब है सामाजिक विज्ञान की, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं समकालीन भारत 2। ठीक है, और समकालीन भारत 1 जो है वो आपकी 9th क्लास में है। तो अब इसमें पहला अध्याय दिया गया है वो है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके विकास के विषय में हम जानेंगे। चलिए चलते हैं इसमें क्या है। तो संसाधन के विषय में बताया है कि जो हमारे आसपास यानी हमारे पर्यावरण में जो भी उपलब्ध वस्तुएं हैं, क्या हैं, जो उपलब्ध वस्तुएं हैं और जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं उनको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और जिनको बनाने के लिए क्या है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ठीक है, वो क्या है, संसाधन है। और दिया गया है जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, ये सभी क्या है, संसाधन है। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारे आसपास जो हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए बहुत ही काम की हैं, ठीक है, आवश्यकताओं का हमारे पूरा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और आगे दिया गया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। यानी जो भी हमारे संसाधन हैं उनमें इन तीनों का अहम रोल होता है, प्रकृति का, प्रौद्योगिकी का और संस्थाओं का। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, उससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास गति को तेज़ करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो देखिए, मानव को दिया गया है किस प्रकार से, अब मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मानव ने क्या किया, प्रौद्योगिकी की यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसने क्या किया, जो भूमि के अंदर से क्या निकाला, कोयला निकाला। और कोयला को प्रयोग करने के लिए उसने क्या है, संस्थाओं को बनाया और उससे क्या है, बिजली उत्पन्न की और भी बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न की। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनका एक तो अंतर संबंध है वो बताया गया है। तो किस प्रकार से देखिए, यहाँ इनका एक संबंध ऐसे भी दिया गया है, वो ये है, देखिए यहाँ ये रहा मानव, और ये इन तीनों से कैसे लिंक है, प्रकृति से, संस्थाओं से और प्रौद्योगिकी के, यानी ये इन तीनों से अंतर संबंध है इसका। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले इसके विषय में क्या है, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, यानी प्रकृति के सारे उपहार ये जानते हैं इसके विषय में कि सभी संसाधन है वो प्रकृति ने हमें उपहार में दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए कैसे, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मानवीय क्रियाओं का क्या है, परिणाम है संसाधन। अब वो हम जानेंगे किस प्रकार से मानवीय क्रियाएं हुई। जैसे मैंने कोयले वाला उदाहरण दिया था, इस प्रकार से। ठीक है, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मानव भी क्या है, संसाधनों का हिस्सा भी पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ से ये समझ में आएगी, जो पर्यावरण में पाए जाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें क्या है, वो संसाधनों में परिवर्तित करके फिर क्या है, इसको प्रयोग करते हैं। जैसे वो देखिए, जल है, जल पाया जाता है क्या है, पर्यावरण में। अब जल को क्या है, उसका परिवर्तन करके और उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जल को हम वाष्पीकृत करके और उससे क्या है, टरबाइन चलाते हैं और फिर क्या, देखिए फिर विद्युत उत्पन्न करते हैं। जल के द्वारा जो बांध होते हैं, बांध पर जाकर डैम जो रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम क्या, टरबाइन घुमाते हैं, उसके द्वारा फिर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मानव स्वयं क्या करता है, संसाधन का हिस्सा तो है, और वो जो पर्यावरण में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनको क्या है, संसाधनों में परिवर्तित करके उनका प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब इनका वर्गीकरण किया गया है वो जान लेते हैं, और यही हमें इस वीडियो में जानना है, जो इसके सारे वर्गीकरण दे रखे हैं। तो पहला दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर, वो जैव और अजैव, ठीक है, जीवित और अजीवित जो हैं। समाप्यता के आधार पर जो समाप्त हो जाते हैं उनमें नवीकरण और अनवीकरण के विषय में दिया गया है। ठीक है, और स्वामित्व के आधार पर दिया गया व्यक्तिगत, सामुदायिक हो गया, राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ये इसके प्रकार हो गए। अच्छा, और दिया वाला ये है विकास के स्तर के आधार पर, तो वो है संभावी, विकसित और भंडार। ठीक है, और तथा कौन सा, ये संचित कोश। तो ये हम क्या है, ये सारे अभी पढ़ने वाले हैं। ये आज इस वीडियो में यही डिस्कशन चलने वाला है।
तो चलते हैं, देखिए पहले इस संसाधनों को यहाँ पर एक बार ये जो डायग्राम दिया गया है ये हम जान लेते हैं किस प्रकार से तालिका दी गई है। देखिए संसाधन दिए गए हैं, उन्होंने किसमें वर्गीकृत किया गया है, ऐसे प्राकृतिक, मानवीय, ठीक है। प्राकृतिक में क्या है, नवीकरण, अनवीकरण, ऐसे हम बता सकते हैं। और मानवीय में क्या है, जो संरचनाएं एवं संस्थान हो गई, संस्थाएं, और मात्रा एवं गुणवत्ता, यानी ये मानवीय, मानव के अनुसार है, ये प्रकृति के अनुसार है। नवीकरण में क्या है, दे रखे हैं, देखिए पवन हो गया, जल हो गया, और ये सतत और जैव ऐसे करके डिवाइड किया गया है। तो सतत वाले में कौन से हैं, पवन और जल, और जैव वाले में कौन से आ जाते हैं, वो जाते हैं जो वन्य जीव हो गए और वन हो गए, ठीक है। फिर दोबारा से नवीकरण में कौन से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं पुनर्चक्रण और अचक्रण, यानी जिन दोबारा से उनको क्या हो सकता है, चक्र मतलब प्राप्त किए जा सकते हैं किसी न किसी प्रकार से, और अचक्रीय जिनका चक्र पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो इनको हम क्या है अब दोबारा से पढ़ने वाले हैं। देखिए वो जो हमने आपको वर्गीकरण किया था वो उसमें पहला जो आ जाता है वो ये है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर दिए गए हैं कौन कौन से, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव जहाँ मतलब आता है जीवित, अजैव मतलब जो जीवित नहीं है, अजीवित, ठीक है। तो जैव संसाधन में देखिए कौन से दे रखे, मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गए, प्राणी जात हो गए, यानी मत्स्य जीवन हो गया, पशुधन हो गया, ये सारे क्या है, ये जीवित वाले हैं, ठीक है। जैव मंडल में जिनकी बात कर रहे हैं। और अजैव में कौन से आ जाते हैं, जो निर्जीव होते हैं, भाई कौन कौन से हो गए, चट्टान हो गई, धातु हो गए, जो ऐसे जो निर्जीव रहते हैं वो क्या है, अजैव में आ जाते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर है, यानी ये जो बने हैं शुरुआत उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक। चलिए चलते हैं आगे। दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है कौन सा, वो समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त होने वाले के आधार पर। तो उनमें कौन कौन से दिए गए हैं, उनमें दिए गए नवीकरण और अनवीकरण। कौन सा, नवीकरण और अनवीकरण, ठीक है। तो नवीकरण में देखिए जो दोबारा से नए हो सकते हैं, ठीक है, नवीकरण उनका हो सकता है। वे संसाधन भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हो जाते हैं, वो जाते हैं नवीकरणीय संसाधन, ठीक। तो नवीकरण हमने देख लिया, नवीकरण उदाहरण भी देख लेते हैं। नवीकरण उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं, नवीकरण मतलब जो पुनः उत्पन्न होने वाले हैं, ठीक, ये बताते हैं। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, देखिए सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल, वन और वन्य जीवन, ये सारे कौन से हो रहे हैं, ये नवीकृत हो जाते हैं, ठीक है। इन संसाधनों को सतत या प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिया गया था, बताया था, वो सतत अथवा प्रवाह मतलब बहने वाले हम कह सकते हैं, मतलब चलने वाले, मतलब ना रुकने वाले, इनका नवीकरण होता रहता है। अब दूसरा दे रखा है इसमें कौन से, अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय किसका, समाप्यता के आधार पर दूसरा भाग दे रखा है अनवीकरणीय, मतलब जो उनका नवीकृत नहीं होता है। तो कौन कौन से, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, और उदाहरण कहलाए जाते हैं खनिज और जीवाश्म। अब जीवाश्म जो होते हैं, पता है कितना समय लगता है बनने में, उनको लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं बनने में, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, उनको बनने में जो इतना समय लग रहा है, और वो समाप्त हो जाएं तो फिर दोबारा बनने में इतना ही समय लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये अनवीकरणीय है। अब देखिए जैसे इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु पुनः चक्रीय हैं, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन वो अचक्रीय है, वह एक बार के प्रयोग के साथ क्या ये ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए जीवाश्म ईंधन मेनली हम जो बात करते हैं, कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ये जीवाश्म ईंधन है। अब ये जीवाश्म ईंधन जो बने हैं लाखों वर्षों के बाद में ये बने हुए हैं, और मनुष्य क्या इनको एकदम से खर्च करता जा रहा है, कोयले को, पेट्रोलियम को, ठीक है। तो एक ना एक समय पर क्या ये क्या ख़त्म हो जाएंगे, और इनका क्या है दोबारा से नवीकरण नहीं होगा इतनी जल्दी से, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए आगे क्या है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब प्रॉपर्टी, खुद की जो जिस पर अधिकार बना रहे, ठीक है, उसको हम स्वामित्व कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास किताब है और वो आपने खरीदी है, तो वो समझ लीजिए उस पर आपका अधिकार है। इस प्रकार से स्वामित्व बना था। स्वामित्व के आधार पर देखिए क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब है कोई एक इंसान है, उसका किसी वस्तु पर उसका अधिकार है, तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा,
निजी हो जाएगा उसका। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिए गए उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं, देखिए तो यहाँ पर भूखंड दिए गए हैं किसानों के पास में। ये भूखंड जो एक तो गाँव के लोग होते हैं उनके पास में जो भूमि होती है वो अपनी भूमि के स्वामी होते हैं। ठीक है, ऐसे ही शहरों में क्या होते हैं, भूखंड होते हैं, घर होते हैं, ठीक है, जायदाद होती है, वो सब क्या है उसके मालिक होते हैं, तो क्या है उसके स्वामी हैं। तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन ये हो जाते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। देखिए मान लीजिए एक इंसान है, उसके पास में क्या है कुछ बीघे क्या है बाग है, मान लीजिए आम का ही बाग है। ठीक है, तो क्या उस पर उसका अधिकार है, सारे पेड़ वो उसके हैं। ठीक है, उसमें लगने वाले फल वो उसके हैं। ठीक, समझ में आते हैं। ये स्वामित्व के आधार पर एक इसका पहला भाग हो जाता है। अब दूसरा जो भाग जो आएगा इसमें वो और क्या है, देखिए वो है सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर, यानी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, एक समुदाय का अधिकार। अब देखिए वो किस प्रकार से, वही देखिए कि इसमें तालाब है, शमशान भूमि है, तो शमशान भूमि में क्या ऐसा है कि एक ही इंसान जाएगा बस, वो उसका ही अधिकार, उसके परिवार वाले ही बस उसमें जाएंगे, उनके क्या है उस शमशान में और उनकी डेड बॉडी को वहाँ जलाया जाएगा, ऐसा तो खैर नहीं है, नहीं ना, सभी जाते हैं उसमें। तालाब है, ठीक है, और तालाब में सभी उसका प्रयोग करते हैं। सार्वजनिक पार्क हो गए, सभी जाते हैं। पिकनिक स्थल हो गए, खेल के मैदान हो गए, तो ये क्या है सामुदायिक है, यानी एक समुदाय का क्या है उस पर स्वामित्व बना हुआ, अधिकार बना हुआ है। समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर है आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। क्या कहा है, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन कैसे हैं, वो राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। व्यक्तिगत संसाधनों को भी क्या है, आम जनता के हित में क्या है, अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनाई जाती है। ठीक, देखिए उदाहरण कितना अच्छा दिया गया है। अब रेल लाइन जब निकालनी है तो खेतों से तो निकलेगी, और खेत किससे हैं, किसान के, और किसान के खेतों को हमने कहा था कि वो क्या है, वो निजी स्वामित्व के आधार पर थे, यही कहा था ना। लेकिन देखिए सरकार क्या कर सकती है, सरकार अधिग्रहित कर सकती है। उसके बदले में क्या है, शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का क्या अधिकार दिया हुआ है, यानी उनकी भूमि पर अधिकार वो कर सकती है, बशर्ते उसके लिए उसके जितने भी पैसे बनते हैं एक लिमिट रख दी जाती है, भाई ठीक है कि इतने लाख के हिसाब से क्या इतना पैसा उनको दिया जाएगा, तब वो उसमें से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है। तो क्या है, सरकार भी क्या अधिग्रहित कर सकती है सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 12 समुद्री मील, इसको एक नॉटिकल मील भी कहते हैं, यानी 19.19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र। ठीक है, इतना ये सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आता है। क्या मतलब बना इसका, यानी हमारे भारत के बाहर समुद्री सीमा में 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील से हम कह रहे हैं इतने किलोमीटर की जो दूरी है उस पर भारत का अधिकार है। ठीक है, समुद्र की बात कर रहे हैं, समुद्र का जो पानी का जो एरिया है कितना, इतना किलोमीटर दूर तक का जो है पानी में भारत का अधिकार है, यानी भारत उतनी दूरी तक के लिए अपने जो अधिकार को दर्शा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा दे रखा है अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हमने निजी को देखा, ठीक है, सामुदायिक को देखा, राष्ट्रीय को देखा और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या देखिए, यहाँ दिया गया है तट रेखा से कितना 200 किलोमीटर दूरी, कितना तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी की जो दूरी है वहाँ पर क्या है, खुले महासागरीय संसाधनों में किसी देश का अधिकार नहीं होता। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। तो संसाधन जो भी वहाँ पर हैं
और कितना 200 किलोमीटर की दूरी। यानी हमने कहा कि चलो भारत का इस प्रकार से हम क्या है, हमने क्या है एक मैप ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, 12 किलोमीटर की थी, 12 समुद्री मील। तो यहाँ तक इतना 12, जहाँ तक इसका जो बनता है 12 समुद्री मील, मतलब 19.2 किलोमीटर की दूरी तक क्या है, ये भारत का अधिकार था। लेकिन यहाँ से आगे हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे हम बात करते हैं, वो कितना 200 किलोमीटर, ठीक है, कितना 200 किलोमीटर। इतनी दूरी अगर समुद्र में है, ठीक है, महासागर में है, खुले महासागर में है, तो वहाँ किसी भी देश का क्या है कोई अधिकार नहीं कर सकता। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, उनके अनुसार वहाँ से कुछ अनुमति लेनी पड़ती है, तब जा कर के क्या उसमें कोई अधिकार किया जा सकता है उसके संसाधनों पर। भाई मेनली हम क्या बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम संसाधन पाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और भी कोई कुछ ऐसा मिला संसाधन यहाँ पर, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, उनके अंडर चला जाता है, और उससे भारत को क्या है परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई हम यहाँ पर ये करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के विषय में, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट दे रखा है, देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है, ये भी जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र हमारा वही है 12 जो समुद्री मील है से दूर हिंद महासागर तलहटी में से मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान भी हमें करना है, ठीक है। तो ये जो भारत का जो क्षेत्र है वहाँ तक क्या है, मैंगनीज ग्रंथि, मैंगनीज की खनिज कुछ मिल जाती हैं, मैंगनीज जो खनिज है ये वहाँ से मिल जाता है, तो भारत खनन कर सकता है उसका। फिर दिया गया है विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है, और वहाँ दिया गया है क्या, संभावी संसाधन, यानी विकास किस प्रकार से कर सकते हैं संसाधनों से, उसके विषय में दिया गया उस स्तर पर। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर दिया गया है भारत के पश्चिमी भाग में, विशेषकर राजस्थान में और गुजरात में देखते हैं, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो संभावी संसाधन, भाई ये संभावी संसाधन है और इस एरिया में है, राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। तो अब क्या देखिए, सौर ऊर्जा का और पवन का यहाँ बहुत बड़ा, ये बहुत संसाधन है, ये संसाधन के रूप में बहुत अधिक मात्रा में है। भाई सौर ऊर्जा राजस्थान में हमें खूब संपूर्ण मात्रा में, ठीक है, पवन ऊर्जा, ठीक है, राजस्थान में, अदर गुजरात में भी खूब पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह से प्रयोग में विकास के उसमें नहीं लाया जा रहा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि राजस्थान में कुछ ऐसा सौर ऊर्जा का कुछ किया गया है, अभी जल्दी में रिसेंटली में आप सर्च कर लीजिएगा, राजस्थान में क्या उसका बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है सौर ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या, संभावी। फिर है विकसित संसाधन, विकसित वो था संभावी, मतलब विकास के लिए उसकी संभावना है, ये विकसित है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। देखिए क्या कह रहे हैं, विकसित संसाधन कौन से हैं, उनका सर्वेक्षण हो चुका है, जांच हो चुकी है, उनकी गुणवत्ता के विषय में पता कर लिया गया है और कितनी मात्रा है उसके विषय में भी निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है, विकसित संसाधन कहलाते हैं, ठीक। इनका क्या है, प्रयोग किया जाएगा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर दे रखा है कौन सा, फिर है आपका भंडार। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से क्या है, बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीक नहीं है। ये है भंडार, मतलब हमारे पास में भंडारण है उसका, लेकिन हमें उसके लिए बहुत ही बड़ी तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा जो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है।
तो दिया गया देखिए जल के स्रोत हमारे पास में है, लेकिन इसमें क्या क्या देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके यौगिक में है। अगर हम इसको तोड़ें और इनको अलग अलग निकालें तो इसमें से हमें बहुत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है और उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तकनीक है ही नहीं। तो इसके विषय में दिया गया है कि ये भंडार में आते हैं। अच्छा, फिर है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। संचित मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका प्रयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इनका प्रयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। देखिए आजकल बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग चल रहा है, लेकिन सभी नदियों पर नहीं चल रहा है। बात करेंगे सभी नदियों पर, हम नदियों के जल को बांध के द्वारा रोक करके क्या हम उसका प्रयोग कर सकते हैं भविष्य में, किसके लिए, विद्युत पैदा करने के लिए। तो जल जो है एक संचित कोष के रूप में हमारे पास में है, ठीक है, तो भंडारण का ही हिस्सा हो गया। तो इस प्रकार से क्या है हमने ये पढ़े थे, इसका जो वर्गीकरण हुआ था संसाधनों का, ठीक है, जो 4 प्रकार से वर्गीकरण था वो हमने सभी को देखा और समझाया। आई थिंक आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास, ठीक है। थैंक यू।